वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट सीरीज में। इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में फेंग्यू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो राज्य की सबसे अच्छी महिला एमएमए फाइटर होती है। उसने अभी कुछ समय पहले ही ऑफिशियल मैचेस में हिस्सा लेना शुरू किया होता है, लेकिन उसके अभी तक बहुत से ना टूटे जाने वाले रिकॉर्ड रहे हैं। उसके हाल ही में एक जीत ने मीडिया में बहुत ही सनसनी मचा दी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंग्यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक योद्धा बनना है, लेकिन उससे हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उनकी मदद करेगी। इसलिए उसके दादा उससे बहुत निराश हो जाते हैं कि इसने एमएमए फाइटर चूज किया। फिर मिंग टायन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक जवान लड़का है और जो मकाऊ में रहता है। उसके दो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल पढ़ रहे होते हैं। जब से उन्हें उनकी माँ ने छोड़ा और जब से उनके पिता गुजर गए, तब से वो ही उन दोनों की जिम्मेदारी ले रहा है। मिंग टायन के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए लड़ाई देखना बहुत ही पसंद है और उसकी पसंदीदा योद्धा फेंग्यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। और अपने छोटे भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिंग टायन को कॉलेज छोड़ना पड़ता है और वहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने का काम करना पड़ता है। और अभी वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब एक दिन काम पर उसे एक मार्शल आर्ट के अध्यापक को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है और ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस जगह खाना पहुंचाना होता है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होती है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है वो 15 मिनट से कम समय में खाना चाहता है। और फिर समय के कम होने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि मिंग टायन कितना तेज है। उसको छोटे छोटे सारे रास्ते याद रहते हैं, हर गली याद रहती है। उसने एक तरह से शहर की सभी सड़कें याद कर रखी होती है कि कहाँ से कहाँ जाना है, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, उसको सड़क पर सामान बेचने वाले एक गरीब औरत दिखाई देती है जो अपने ठेले से गिरने वाले कुछ फलों को उठा रही होती है और अपने ठेले को रोकने की कोशिश करती है। तभी मिंग टायन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसका ठेला सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हमें एमएमए की योद्धा फेंग्यू को दिखाया जाता है और वो ठेले को रोकने के लिए उस पर एक लात मारती है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन इससे अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है। वो ठेला टूट जाता है और सारे फल खराब हो जाते हैं। और फिर जब मिंग टायन फेंग्यू को बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, तो जो भी नुकसान हुआ होता है वो उसके पैसे देती है और वहां से चली जाती है। मिंग टायन उस लड़की की इस हरकत को देखकर बहुत ही चिढ़ जाता है और फिर खाना डिलीवर करने के लिए अपने रास्ते पे निकल जाता है। फिर फेंग्यू अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। उसके परिवार वाले उस पर एमएमए छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे होते हैं और वो उसे अपना कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करते हैं। फेंग्यू फैसला करती है कि वो अपने लड़ने के करियर को जारी रखेगी, जबकि यहाँ दिखाते हैं तो मिंग टायन अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाने का फैसला करता है। मिंग टायन का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है जो उसकी दूसरे राज्य में जाने में मदद करता है और मिंग टायन जिस जगह जा रहा होता है उसका मालिक उसे वहाँ एक डिलीवरी बॉय का काम भी दिला देता है। यहाँ तक वो उसको कुछ पैसे देकर उसकी जरूरत का सामान भी दिला देता है। अब अगले सीन में मिंग टायन और उसके भाई बहन एक नए घर में रहने जाते हैं। हालांकि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं होते और घर के अंदर की चीजें काफी घरेलू होती हैं, इसलिए उसके छोटे भाई बहन उस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मिंग टायन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर घर को संभालने से पहले वो अपने और अपने गुरु की एक फोटो दराज पर रखता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो पहले बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन अपने गुरु की मौत के बाद उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद मिंग टायन अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी नई जॉब पर जाता है और फिर आखिर में पहली बार अपने नए कॉलेज में जाता है। वो ज़ेंगजी सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज होता है। इस साल से पहले वो पूरा कॉलेज लड़कियों का था, लेकिन अब मिंग टायन सबसे पहले वो लड़का है जो उस कॉलेज में जा रहा है। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां हैं और उनके बीच में वो अकेला लड़का है। वो हैरान होता है और सोचता है कि उसने कॉलेज का नाम गलत तो नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। सभी लड़कियों को वो इकलौता अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ही सुंदर भी होता है, जिसकी वजह से उसे और दिक्कत होती है। और अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम जाओमी होता है और उसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। मिंग टायन धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है और उससे तुरंत बात करना शुरू कर देता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे अपने अलावा कोई और लड़का वहां पर मिला। लेकिन जाओमी उसकी बात को 2 मिनट में गलत कर देती है जब वो अपनी गुलाबी क्लिप निकालती है और अपने सर पर लगाती है। और फिर हैरान मिंग टायन उससे माफी मांगता है और वो घूरते हुए वहां से स्केटिंग करते निकल जाती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर जिनका नाम मिस्टर वैंग होता है वो परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है। लेकिन कॉलेज में कुछ देर घूमने और वहां सिर्फ लड़कियों को देखने के बाद सभी ने वहां से किसी और कॉलेज में जाने का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ मिंग टायन ही अकेला वहां पर रह गया होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वैंग को आदेश देते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, वो लड़का कॉलेज छोड़कर न जाए।
उन्हें अपने कॉलेज को और आगे बढ़ाना होता है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बाहर लड़कियां मिंग टैन को देखकर पागल होना शुरू हो जाती हैं। वो उसका रास्ता रोकती हैं और उसकी मदद करने के लिए कहती हैं, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं होती। एक लड़की और जाओमी में सिर्फ इस चीज के पीछे बहस हो जाती है कि उनमें से कौन मिंग टैन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएगा, और उनकी बहस तभी खत्म होती है जब वो वहाँ थोड़ी चालाकी दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है और वो अचानक उसे मकाओ की अजीब सी लड़की के रूप में पहचान लेता है। वो गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और माफी मांगने की जगह उसके हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए उसको पैसे देती है। मिंग टैन उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन उस लड़की के लिए माफी से बढ़कर पैसे होते हैं। और वहाँ से जाने से पहले मिंग टैन उसको सनकी कहता है, जिसकी वजह से फेंग्यू को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि फेंग्यू ने उस ठेले को लात एक छोटी लड़की को बचाने के लिए मारी थी, जो उसके सामने सड़क को पार कर रही थी। उसके इरादे नेक होते हैं, लेकिन इस वजह से सड़क पर सामान बेचने वाली बूढ़ी औरत को बहुत ही नुकसान होता है। अब क्लास में मिंग टैन कई लड़कियों के बीच बैठा होता है और ये साफ होता है कि इस चीज से उसको परेशानी होती है। भले ही वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करता जिससे क्लास का ध्यान उसकी ओर जाए, पर फिर भी सारी लड़कियां उसको घूर रही होती हैं। इसी दौरान जाओमी और फेंग्यू कॉलेज की बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। जाओमी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ है, और फेंग्यू बताती है कि नए लड़के की कई बातों की वजह से वो अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मिंग टैन के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही लड़का चाहिए था। इसलिए जब वो पैदा हुई उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे अपने बाल बढ़ाने और लड़कियों जैसे कपड़े पहनने भी नहीं दिए। और तब उसके भोले दिमाग ने ये बात नहीं समझी कि वो एक लड़की है, और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया उसके बाद ही उसके माता पिता ने उसको लड़कियों जैसा रहने दिया। वो उस समय बहुत ही खुश हुई थी कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो उस लड़की के पास एक तोहफा लेकर गई थी जिसको वो पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने आज तक ये सोचा था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वो उसको पागल बुलाने लग जाते हैं। और ये घटना उसको हमेशा बहुत ही परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से उसे अभी भी ये पहचानने में दिक्कत होती है कि वो लड़का है या लड़की। इसी दौरान मिंग टैन के घर पर उसका छोटा भाई नींद से अपने बिस्तर में उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मिंग टैन उसकी इस बात पर हंसता है और तभी उसको याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत ही पसंद करता है। वो फिर सोचता है कि फेंग्यू की आंखें उसकी माँ की आंखों जैसी है, जिसकी वजह से उसको और भी गुस्सा आता है। अब उसी दिन कॉलेज में मिंग टैन को लगातार लड़कियां बहुत ही परेशान करती हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। दूसरी ओर मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मिंग टैन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा होता है, चाहे वो थोड़ी कम स्कॉलरशिप ही क्यों ना दें। अब इस कॉलेज की ये खासियत होती है कि उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा वक्त क्लब में बिताते हैं। क्लब में उनकी योग्यता और उनकी स्किल्स को बेहतर किया जाता है और वो अपनी योग्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती है, कुछ टेक्वांडो, कुछ जिम्नास्ट, और फेंग्यू और जाओमी बॉक्सिंग क्लब में होते हैं। सभी नए विद्यार्थियों को क्लब का दौरा करने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें जो क्लब पसंद आए उसमें वो शामिल हो जाएं। मिंग टैन बॉक्सिंग क्लब में जाता है और जाओमी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने के तरीकों को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल उसके गुरु की तरह होता है। वो मान लेता है कि शायद उसने भी उसके गुरु से बॉक्सिंग सीखी होगी, लेकिन फिर वो इस बात को नहीं सोचता। लड़कियां मिंग टैन को उनके क्लब में शामिल करने के लिए जबरदस्ती करती है और एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए मिंग टैन उस क्लब में शामिल नहीं होता जो उसको पसंद होता है और वो स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाता है जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूल में जाता है और टीचर के आने का इंतजार करते हुए पूल में छलांग लगाने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से पूल में बहुत सी मछलियां आ जाती हैं। एक औरत उसको बताती है कि इस क्लब में कम लोगों के होने की वजह से स्विमिंग क्लब को बंद कर दिया गया था और स्विमिंग पूल अब एक मछलियों के पूल में बदल गया है। और अब मिंग टैन थोड़ा निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसे वहाँ ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। वो ये बात बताने के लिए मिस्टर वैंग के पास जाता है, जो उससे भीख मांगता है कि वो कॉलेज में रुक जाए प्लीज। यहाँ तक कि वो मिंग टैन की एक तस्वीर खींचते हैं ताकि जो वो लड़कियों के लिए हॉल के नीचे बाथरूम बना रहे हैं उसके आगे लगा सकें, लेकिन मिंग टैन इससे भी खुश नहीं होता। उसके बार बार प्रार्थना करने से मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बहुत ही आसान है, उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना है और कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डालना है। मिंग टैन वैसा ही करता है जैसे उसको बताया जाता है, लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ जाती है। जब वो उस फॉर्म को डालने जा रहा होता है तो औरतों का एक झुंड
जो कॉलेज से सबसे पहले पास हुआ होता है, वो उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा होता है ताकि मिंग टैन फिलिंग बॉक्स तक न पहुंच पाए। वो औरतें उसको बहुत ही आसानी से हरा देती हैं और वापस उसको मिस्टर बैंक के पास भेज देती हैं। वो उसे दूसरे कॉलेज में जाने के लिए मना कर देते हैं और उसके सामने पहले से बेहतर प्रस्ताव रखते हैं। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग पैसे नहीं देने होंगे और मिंग टैन फ्री में पढ़ाई कर सकेगा अगर वो उनकी बात मानता है तो। और उसकी अभी की हालतों की वजह से वो इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी कॉलेज में हजारों लड़कियों के बीच वो इकलौता लड़का होता है। और फिर आखिरकार वो उनकी बात मान जाता है। अब बाद में मिंग टैन बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया है और तभी उसके सामने बिना कपड़ों के फेंग्यू आ जाती है, जो उसको लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। अब इसके बाद जाओमी, फेंग्यू और टेक्वांडो क्लास के उनके दुश्मन आइसक्रीम की दुकान पर होते हैं और बड़ी बहस कर रहे होते हैं कि स्ट्रॉबेरी स्वाद का आखिरी स्कूप कौन लेगा। अब इसी दौरान दिखाते हैं तो मिंग टैन खाना देने जा रहा होता है जब उसको देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़के की वहां से भागने में मदद करता है, लेकिन बदले में वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको एक खुले मैदान में लेके जाते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। तभी वहां वो लड़की आ जाती है। पहले तो वो इस समस्या को बातों से सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो हाथापाई पर उतर आते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है और एक लंबी और मनोरंजक लड़ाई के बाद लड़कियां और मिंग टैन उनको वहां से भगा देते हैं। मिंग टैन उनका बहुत ही एहसानमंद होता है और इस हादसे के बाद वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी उसके लिए अब इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको समस्याओं का सामना करना पड़े, वो अपना सफर ना खत्म करने का फैसला करता है और जैंगजी कॉलेज में ही रुकने का फैसला करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बयूनो है। बयूनो को जैंगजी कॉलेज से एडमिशन लेटर आया होता है और वो बहुत ही खुश है कि आहा, मुझे लेटर मिल गया। उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे इस बात की फिक्र होती है कि बयूनो कॉलेज चला गया तो उनकी दुकान कौन संभालेगा। खैर, अब अगले सीन में बयूनो कॉलेज आता है। लगता है उसे इस कॉलेज के बारे में ठीक से पता नहीं था। चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बयूनो को देखते ही लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, ये लो, दूसरा भी आ गया। लेकिन पहले वाले की तरह ये भी बहुत ही क्यूट है यार। अब बयूनो भी खुद को क्यूट समझने लगता है कि यार मैं सच में क्यूट हूँ क्या। फिर कॉलेज के अंदर फेंग्यू उसको क्रॉस करके जाती है और उसको देखते ही बयूनो को कुछ कुछ होने लगता है। उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों की तरह फेंग्यू भी उसको पसंद करेगी और ये सोचकर वो फेंग्यू को छूने जाता है, लेकिन फेंग्यू उसको उठाकर जमीन पर ही पटक देती है और नीचे गिरकर भी बयूनो फेंग्यू को ही देखता रह जाता है। तो अगले शॉट में फैंग कॉर्पोरेशन को दिखाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये इस कंपनी का सीईओ है और फेंग्यू का छोटा भाई भी। एक छोटा लड़का होने के बावजूद इसे इस कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक जीनियस है और बहुत ही समझदारी से अपनी कंपनी के फैसले लेता है। दरअसल KFC से इसका खाना डिलीवर करते वक्त मिंग टैन उन पुलिस से भिड़ गया था और इसी वजह से वो फूड को ठीक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया और खाना टाइम पर न मिलने पर फेंग जोयू मन ही मन डिलीवरी वाले को डांट रहा होता है। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, फेंग्यू अलग है और फेंग जोयू अलग है। अब कुछ देर बाद मिंग टैन वहां पर पहुंचता है। वो फेंग जोयू को सच बताता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका खाना डिलीवर नहीं कर पाया। दरअसल रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और खाना नीचे गिर गया, लेकिन फेंग जोयू उसकी ईमानदारी को नहीं देखता और डांटता है कि बहाने मत बनाओ, ठीक है, खाना न लाने के लिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा। और तब वहां पर फेंग्यू आती है। वो भी इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है। वो फेंग जोयू से कहती है कि इसे मत डांटो, ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल का है तो मैं क्या करूं? कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना नहीं लाया। इस पर मिंग टैन दोबारा माफी मांगता है और कहता है, ये मेरी गलती है सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है, लेकिन फेंग जोयू उसको डांटना बंद ही नहीं करता। फिर अगले सीन में फेंग्यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में वो अपने क्रश को गिफ्ट देने गई थी, लेकिन उसने फेंग्यू का मजाक उड़ाया था कि इतने दिनों से तो तुम लड़कों की ड्रेस पहनती थी और आज अचानक तुम लड़की कैसे बन गई? ऐसे तो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रूप बदलते हैं, तुम एक पागल मॉन्स्टर हो। और ये सुनकर छोटी फेंग्यू बहुत ही रोई थी, लेकिन उसके मामा ने उसको एक गुड़िया दी थी और बड़े प्यार से पूछा था कि तुम रो क्यों रही हो। फेंग्यू ने रोते हुए बताया कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, मुझे बहुत ही बुरा लगा मामा जी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। लड़की होकर भी मुझे मम्मी पापा ने लड़कों की ड्रेस पहनाई, मतलब मैं सच में मॉन्स्टर हूँ। अब उसकी उदासी देखकर उसके मामा जी ने कहा कि मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी प्यारी एंजली रहोगी। मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो सींग नहीं है, मतलब तुम एंजली हुई ना।
और ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही खुश हो गई थी और उनकी दी हुई गुड़िया से खेल रही थी। तब अचानक उसके दादाजी ने आकर उसकी गुड़िया छीन ली और उसको डांटा कि इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो। और इस पर फेंग्यू बहुत ही दुखी हो गई थी। अब अपने मामा जी की कब्र के सामने खड़ी होकर वो रोती है कि मैं आपकी दी हुई गुड़िया भी अपने साथ नहीं रख पाई। फिर वो कुछ देर प्रार्थना करके वहां से चली जाती है। इतने में मिंग टैन वहां पर पहुंच जाता है और फेंग्यू को कार में जाते हुए देख लेता है। दरअसल मिंग टैन अपने पिता की कब्र पर फूल रखने आया होता है, लेकिन वहां पहले से कुछ फूल रखे हुए होते हैं और मिंग टैन हैरान हो जाता है कि ये फूल पहले किसने रखे। फिर वो अपने फूल रखकर प्रार्थना करता है और चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वैंग, फेंग्यू, जियाओमी, दूसरी क्लास की लड़की मिया और मिंग टैन को बुलाकर पूछते हैं कि कल शाम तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों पर कई कंप्लेंट्स आ रही हैं। और मिस्टर वैंग की डांट सुनकर मिंग टैन कहता है कि सारी गलती मेरी है सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए आप सिर्फ मुझको ही पनिशमेंट दीजिए। और अब तीनों लड़कियां बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ऐसे अच्छे लड़के भी होते हैं इस दुनिया में, वाह। लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो मिंग टैन, और ऊपर से तुम कॉलेज में नए आए हो, लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स पता है, तो फिर इन लड़कियों ने लड़ाई क्यों की? आइंदा अगर ऐसी कंप्लेंट मेरे पास आई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? और कुछ दिनों में टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर मिंग टैन को अच्छी ट्रेनिंग दो, उसे भी तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में भाग लेना है और हमारे कॉलेज को भी तो चैंपियनशिप जीतनी है। अब मिया उछलकर मिंग टैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सर मैं इसको ट्रेन करूंगी। मिया को मिंग टैन पर बहुत ही बड़ा क्रश होता है, लेकिन मिंग टैन किसी काम का बहाना करके वहां से बच निकलता है। अब सुनहाओ नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन है। इसने हाई स्कूल के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने अपोनेंट को 30 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था और इस वजह से ये इंटर कॉलेज लेवल पर भी बहुत ही फेमस हो गया है। अब फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है। ये लड़की बॉक्सिंग में फेंग्यू से हार गई थी, इसीलिए इस साल के टूर्नामेंट में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था और वो कहती है कि मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंग्यू को हराना है। अब उसकी बात सुनकर सुनहाओ कहता है कि चलो तुम्हारे कॉलेज स्टेडियम में जाकर फैसला करते हैं। और अब कॉलेज में मिंग टैन को दिखाते हैं। कई लड़कियां उससे पूछती हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमें अपना एड्रेस देकर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर मिंग टैन समझ नहीं पाता कि ये ऐसा कह क्यों रहे हैं और फिर आगे चलकर कुछ लड़कियां आकर उसकी मेजरमेंट्स लेने लगती है और तब एक लड़की आकर उसको एक फॉर्म देती है। दरअसल वो ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म होता है। मिंग टैन चौंक जाता है कि मैंने कब कहा कि मैं ऑर्गन्स डोनेट करने वाला हूँ। वो पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब एक लड़की उसे नोटिस बोर्ड देखने को कहती है और वो घबराता हुआ जाकर नोटिस बोर्ड देखता है तो उसमें बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फेंग्यू के अपोनेंट की जगह पर उसका नाम लिखा होता है। और ये देखकर तो मिंग टैन की हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन एक लड़की उसको मोटिवेट करती है कि या यू कैन डू इट। दूसरी लड़की कहती है कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं वो चीज तुम्हारी कब्र पर लाकर जरूर रखूंगी। अब इनकी बातें सुनकर मिंग टैन बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है। तब जाओमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुमको अच्छे से ट्रेन करेंगे। ओके दीदी, और ये कहकर वो चला जाता है। ओए दीदी किसे कहा? अब फेंग्यू को दिखाते हैं जो पेड़ के पास खड़ी कुछ सोच रही होती है। वैसे तो वो सबको अपना एटीट्यूड दिखाती फिरती है, लेकिन जब से उसने मिंग टैन को देखा है वो उसको पसंद करने लगी है। वो खुद से बातें कर रही होती है कि ये वाली फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही है। तब मिंग टैन आकर पूछता है कि तुमने मुझे अपना अपोनेंट क्यों चुना? क्या मुझे हराकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? तुम इसे इंसल्ट क्यों समझती हो? ये तो इस कॉलेज का ट्रेडिशन है। यही नहीं, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम बाहर के किसी भी चैंपियन को हरा सकोगे। लेकिन मिंग टैन कहता है कि मुझे बॉक्सिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी नहीं लड़ूंगा। अब फेंग्यू कहती है कि या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर ये कॉलेज छोड़कर चले जाओ। और इस पर मिंग टैन कहता है कि इस बार तो मैं इस कॉलेज को सच में छोड़ने वाला हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। फेंग्यू जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब जाओमी फेंग्यू को डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मिंग टैन कॉलेज से जाने की बात कर रहा है। और तब फेंग्यू उसको सारी बात बताती है। चलते चलते वे KFC में पहुंच जाते हैं जहां मिंग टैन फूड डिलीवरी का काम करता है। जाओमी अंदर जाना चाहती है, लेकिन फेंग्यू कहती है कि मैं मिंग टैन से माफी नहीं मांगूंगी। और जाओमी कहती है कि माफी मत मांगो, लेकिन मुझे भूख लगी यार, खाना तो खाने दो। अब दोनों अंदर जाकर मिंग टैन के बारे में पूछती हैं, तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग टैन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और इस वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। अगले शॉट में बयूनो को दिखाते हैं जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है। उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि सारी लड़कियां मुझको ही देख रही हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां उसको नहीं, उसके पीछे किसी को देख रही होती है। और तब वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सुनहाओ और उसकी फ्रेंड कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं। अब सारी लड़कियां सुनहाओ के पीछे जाने लगती है। वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में आकर कहती है कि फेंग्यू को बुलाओ, मुझे उसको चैलेंज करना है। अब बयूनो मिया से पूछता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मिया बताती है कि ये इस एरिया का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है
यहाँ बाहर का कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और बयूनो कहते हैं कि क्या मैं भी किसी को चैलेंज कर सकता हूँ? हाँ बयूनो, कर सकते हो, लेकिन चैलेंज करने से पहले एम्बुलेंस भी तुमको बुलानी पड़ेगी। और इस पर बयूनो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, इतने छोटे स्टेडियम में मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। तब जाओमी आकर कहती है कि फेंग्यू तुम्हारी गुलाम नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाएगी। उसकी फाइट तो मिंग टैन के साथ ही होगी और मिंग टैन को हम ट्रेन करने वाले हैं। तब वो लड़की कहती है कि यहाँ कौन किसके साथ फाइट करेगा, इसका फैसला तुम जूनियर्स लोगे हैं? मिया भी कहती है कि सीनियर्स का फैसला है कि फेंग्यू तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगी, कर लो जो करना है। अब उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो सुनहाओ को देखती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग टैन के लिए एक साइकिल खरीदने आई है। उन बुलीज की वजह से मिंग टैन की साइकिल टूट गई थी, इसीलिए फेंग्यू उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है। और तब उसके मोबाइल पर मिस्टर वैंग का मैसेज आता है कि मिंग टैन अभी नहीं आया, उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, तुमने उसे अपना अपोनेंट क्यों चुना? लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर मिस्टर वैंग कॉल करते हैं पर फेंग्यू कॉल को कट कर देती है। वहाँ मिंग टैन एक लेटर लेकर मिस्टर वैंग के ऑफिस में जाता है। वो कहता है कि मैं ये कॉलेज छोड़कर जाना चाहता हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ऐसा मत करो बेटा, हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए नया लॉकर रूम, वाटर हीटर, सारी फैसिलिटीज बनवा तो रहे हैं और तुम हो कि जाना चाहते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मिंग टैन कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आपने मेरा नाम इस टूर्नामेंट में क्यों ऐड किया? मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ज़ैंगजी कॉलेज का ट्रेडिशन है और तुम्हें फेंग्यू से लड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें डर है कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज कॉलेज छोड़कर मत जाओ। अब मिंग टैन बड़ी कंफ्यूजन में होता है कि वो करे तो करे क्या। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर वैंग बताते हैं कि इस कॉलेज के बॉक्सिंग ट्रेडिशन को हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके देखता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब मिंग टैन कहता है कि ठीक है, आप उनसे बात करके मुझे कोई अच्छा फैसला दे दीजिए। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है। अब स्टेडियम में जियाओ फेंग नाम की उस लड़की को दिखाते हैं जो फेंग्यू को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करने आई थी, लेकिन जियाओमी उसको साफ कह देती है कि तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, इसलिए चुपचाप जगह को खाली कर दो। अब सुनहाओ अपना हाथ बढ़ाकर जाओमी को चैलेंज करता है। ओह ये बात है, मैं भी तैयार हूँ, ये कहकर जाओमी चैलेंज के लिए तैयार हो जाती है। अब ये देखकर बयूनो मिया से पूछता है कि अब ये दोनों बेकार में क्यों लड़ना चाहते हैं? तो मिया बताती है कि सुनहाओ ने अपना हाथ बढ़ाकर हैंड सिग्नल दिया था और ऐसा सिग्नल देकर तुम किसी को भी चैलेंज मैच के लिए बुला सकते हो। इस तरह के चैलेंज में एज, जेंडर वगैरह की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर रिंग के अंदर 10 लोग भी हों तो तुम उन सबको चैलेंज करके उनसे लड़ सकते हो, यही है यहाँ का ट्रेडिशन। और अब सुनहाओ ने जाओमी को चैलेंज किया है तो इसीलिए दोनों बॉक्सिंग करेंगे। अब उसका एक्सप्रेशन सुनकर बयूनो मैच एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब रिंग के दोनों तरफ रेफरीज आ जाते हैं, मैच शुरू होता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। अब जाओमी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने की वजह से एक प्रोफेशनल की तरह सुनहाओ पर पंचेस मार रही होती है, लेकिन सुनहाओ जो एक बॉक्सिंग चैंपियन है वो आखिरकार जाओमी को पूरी तरह से लॉक कर देता है। और अब रेफरी सुनहाओ को विनर अनाउंस कर देते हैं और गुस्से में जाओमी वहां से तुरंत चली जाती है। फिर बयूनो मिस्टर वैंग से मिलता है और आने वाले टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स मांगता है। मिस्टर वैंग चौंक कर पूछते हैं कि क्या तुम भी टूर्नामेंट की वजह से कॉलेज छोड़कर जाना चाहते हो? अरे नहीं सर, मुझे तो कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, अगर आप मुझे मार मार कर यहाँ से भगाएंगे ना तो भी मैं कॉलेज छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ इतनी अच्छी चीजें जो है। ओह वेरी गुड, ये हुई ना बात, चलो मैं तुमको डिटेल्स देता हूँ। उस रिंग के अंदर मैच होगा और उस मैच में कॉलेज के फ्रेशर्स यहाँ के सबसे एक्सपीरियंस फाइटर से मुकाबला करेंगे और इसको मीडिया भी कवर करेगी। ये कॉम्पिटिशन इतना फेमस है कि ओलंपिक्स भी मार खा जाएंगे। जो ये टूर्नामेंट जीतेगा उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, उसकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की तादाद में होगी। अब ये सब सुनकर बयूनो का जोश तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, और ये कहकर वो भाग जाता है। मिस्टर वैंग उसको वार्न करते हैं कि ये बहुत ही रिस्की गेम है, इसमें जीतने वालों से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन बयूनो वार्निंग सुनने के लिए भी नहीं रुकता। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जिसने मिंग टैन के लिए साइकिल खरीदी होती है, लेकिन इसे वो मिंग टैन को कैसे देगी? उस जैसा सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का मुफ्त की चीज तो कभी नहीं लेगा। और इस तरह सोचती भी वो चल रही होती है। फिर रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप देखकर वो अंदर जाती है। वहाँ रैबिट के भेष में एक आदमी सभी को नोटिस दे रहा होता है। 2 बच्चे उसे खेलने के बहाने उसको नीचे गिरा देते हैं और वो बेचारा उठ नहीं पाता। इतने में फेंग्यू जाकर उसकी मदद करती है। फेंग्यू को अपने मामा की दी हुई गुड़िया याद आती है और वो उससे हंसकर बातें करने लगती है। और तब हमें दिखाते हैं कि रैबिट के भेष में और कोई नहीं, अपना मिंग टैन है। मिंग टैन को तो हैरानी होती है कि ये लड़की हंसकर बातें करना भी जानती है, क्योंकि मिंग टैन उसको हमेशा गुस्से और एटीट्यूड में देखता था।
लेकिन फेंग्यू ये नहीं जानती कि ये मिंगटैन है और वह खुशी खुशी उससे बातें कर रही होती है। फिर वो आइसक्रीम खरीद कर खाने लगती है और उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मिंगटैन को लगता है कि शायद वो बाहर से एटीट्यूड और मूडी वाली है, लेकिन अंदर से उसका दिल साफ लगता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जामी बहुत ही दुखी होती है और अपने पापा की दुकान में आती है। उसके पापा कहते हैं, लगता है बहुत दिनों बाद किसी लड़के ने तुमको हरा दिया है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। अरे आप चुप रहिए पापा, उसके बारे में बात मत कीजिए। तब सुनहाओ उस दुकान में आता है और जाओमी कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन जल्द ही मैं तुमको हरा कर दिखाऊंगी। लेकिन सुनहाओ मुस्कुराकर वहीं खड़ा रहता है। इतने में जाओमी के पापा सुनहाओ को जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और ये देखकर जाओमी गुस्से में बाहर चली जाती है। तब उसे फेंग्यू का मैसेज आता है और वो फेंग्यू से मिलने जाती है। फेंग्यू बताती है कि मैंने मिंगटैन के लिए एक साइकिल खरीदी है, लेकिन मुझे उसको देने में जरा डर लग रहा है। तो जाओमी उसको चिढ़ाती हुई कहती है कि ओहो, बात इतनी दूर पहुंच गई है कि मैडम उसको एक्सपेंसिव साइकिल दे रही है। खैर अब खरीदी ली है तो देने में देर कैसी। ये कहकर जाओमी फेंग्यू को मिंगटैन के घर लेके जाती है। वहाँ मिंगटैन मिया के साथ घर लौट रहा होता है। दरअसल मिया को मिंगटैन पर बहुत ही बड़ा क्रश है, इसलिए उसने किसी तरह पता लगा लिया कि मिंगटैन आइसक्रीम शॉप में काम करता है और वो सीधे आइसक्रीम शॉप पहुंच गई और वहां से मिंगटैन के साथ ही चली आई। तब मिंगटैन के घर के बाहर फेंग्यू और जाओमी को देखते हैं और उन्हें देखते ही मिया अपना क्रश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में जाओमी उनको रोककर पूछती है कि अगर मिया घर के अंदर जा सकती है तो हम भी आ सकते हैं। इतने में मिंगटैन उन्हें रोकता है और कहता है कि सॉरी, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम लोग अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जाओमी कुछ कहने वाली होती है कि मिंगटैन का भाई और उसकी बहन वहां पर आ जाते हैं। मिंगटैन का भाई फेंग्यू की बॉक्सिंग का बहुत ही बड़ा फैन है, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है कि चलो आखिरकार मैं फेंग्यू से मिल गया। फिर वो दोनों बच्चे फेंग्यू की बहुत ही खातिरदारी करते हैं और मिंगटैन का घर देखकर फेंग्यू को उसकी सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो अपने आलिशान घर से उसके घर को कंपेयर करती है। फिर मिंगटैन के लिए बहुत ही दुखी होती है कि ये कैसी कंडीशन में जी रहा है और उसकी इस फीलिंग को मिंगटैन भी नोटिस कर लेता है। मिंगटैन का भाई धीरे धीरे फेंग्यू के पास आता है और कहता है कि मैंने टीवी पर आपकी सारी बॉक्सिंग मैचेस देखी हैं, आप बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग करती है। इस तरह वो तारीफ पे तारीफ कर रहा होता है और ये देखकर मिया जलने लगती है और कहती है कि टीवी पर तो मैं भी आ चुकी हूँ, क्या तुमने मुझको नहीं देखा। इस पर दोनों बच्चे कहते हैं कि दीदी हमने तो आपको टीवी पर कभी भी नहीं देखा, आप कहाँ आती हो। और ये सुनकर मिया की नाक थोड़ी कट ही जाती है। फिर सब मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन फेंग्यू कार्ड्स खेलना नहीं जानती और वो हर गेम में हार रही होती है। मिंगटैन किचन से ये सब देखकर बड़ा ही हंस रहा होता है। फिर कुछ देर बाद मिंगटैन का भाई फिर फेंग्यू से पूछता है, आप इतना अच्छा फाइट कर लेती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता। तब लड़कियां कहती है कि आखिर हम जेंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में जो पढ़ती हैं वहाँ डर किस बात की, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव होते हैं। इस तरह में खुद ही अपनी तारीफ कर रही होती है कि एक कॉकरोच वहां पर आ जाता है। फिर क्या तीनों उसको देखकर डर जाती हैं और यहाँ वह भागने लगती है। अब दोनों बच्चे हंसते हैं कि बॉक्सिंग चैंपियन होकर ये लोग कॉकरोच से डर गए, वाह। फेंग्यू तो डर के मारे मिंगटैन के ऊपर ही चढ़ जाती है। अब तो मिया जलकर राख हो रही होती है कि ये उसको क्यों पकड़ रही है और मिंगटैन पर चिल्लाती है। इतने में मिंगटैन का भाई एक बोतल में कॉकरोच को पकड़ लेता है और मिंगटैन फेंग्यू को नीचे उतारता है और अब उल्टा फेंग्यू मिंगटैन से पूछती है कि तुमने मुझको क्यों छुआ। अरे मेरी माँ, मैंने कहाँ पकड़ा, तुम खुद ही उछलकर मेरे पास आ गई थी। और इसके बाद वे सब उस छोटे से घर में खेलते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में सबको अपने घर जाना पड़ता है। फेंग्यू अकेले में मिंगटैन से कहती है कि उस दिन उन बुलीज की वजह से तुम्हारी साइकिल टूट गई थी, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये नई साइकिल लेकर आए हैं। मिंगटैन साइकिल को देखकर कहता है कि ये बहुत ही महंगी लगती है, मुझको नहीं चाहिए। लेकिन फेंग्यू कहती है कि तुमने मेरे साथ बॉक्सिंग करने से इनकार क्यों किया, मैंने ही तो तुम्हें अपोनेंट चुना था। दरअसल इस कॉलेज में कोई मेरा अपोनेंट नहीं बनना चाहता और जो मुझसे मुकाबला करेगा उसे इस कॉलेज में बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी, सारा कॉलेज उसे सर पर उठा लेगा। मैं चाहती हूँ कि सब तुमको रिस्पेक्ट करें, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दिया था। लेकिन मिंगटैन कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये फाइटिंग वगैरह मुझसे नहीं होगी और इस पर फेंग्यू नाराज हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बाय कहकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चली जाती है। यहाँ मिंगटैन उस साइकिल को छूकर देखता है और तब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन से लेकर मिंगटैन के मास्टर ने उसको खूब ट्रेन किया होता है। दरअसल उसके पापा ही इसके मास्टर थे और वो बहुत ही बड़े बॉक्सर थे। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उनका अपोनेंट रिंग के अंदर ही फाइट करते हुए मर गया और इस हादसे के बाद मिंगटैन के पापा बहुत ही गिल्टी फील करने लगे और इस हादसे को भूलने के लिए वो शराब भी पीने लगे और इस वजह से मिंगटैन की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। और फिर कुछ दिन बाद मिंगटैन के पिता भी चल बसे और तब उसने फैसला किया कि वो कभी बॉक्सिंग नहीं खेलेगा, क्योंकि उसके भाई और बहन की जिम्मेदारी उस पर थी और उसको डर था कि बॉक्सिंग में अगर उसको कुछ हो गया तो
उसके भाई बहन को कौन देखेगा। अब फेंग्यू अपने घर जाकर मिंग टैन के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि अगर वो कार्ड्स खेलना सीख गए तो मिंग टैन के भाई और बहन को वो इम्प्रेस कर सकेगी, फिर उनके जरिए वो मिंग टैन को बॉक्सिंग के लिए कन्विंस भी कर सकती है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई फेंग जोहू के साथ कार्ड्स खेलने लगती है, लेकिन फेंग जोयू उससे भी बुरा खेलता है और फेंग्यू से हारता रहता है। 2-3 राउंड्स के बाद वो बोर हो जाता है और कहता है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ गेम खेलता हूँ दीदी, और तुम मुझे बच्चों के साथ गेम खेलने को कह रही हो। अब अगले दिन फेंग्यू और मिंग टैन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में फेंग्यू और मिंग टैन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए थे। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल फेंग्यू को डांटते हैं कि मिंग टैन से पूछे बिना तुमने मैच में उसको कैसे चुना, तुम्हें एक बार उसको पूछ लेना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो मिंग टैन को भी डांटते हैं। ऊपर से मिंग टैन ने कॉलेज से ट्रांसफर भी मांगा होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं और ये सुनकर मिंग टैन बड़ा ही शॉक हो जाता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसीलिए मैं तुमको पनिशमेंट दे रहा हूँ। और उनका पनिशमेंट ये होता है कि दोनों को मिलकर स्विमिंग पूल एरिया को साफ करना है और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक रेफरी को भी अपॉइंट किया जाता है। तुम चुपचाप क्लीनिंग करो, ये कहकर रेफरी आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर दोनों मुंह बंद करके पूल को क्लीन करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फेंग्यू मिंग टैन पर पानी फेंकती है और मिंग टैन मुड़कर देखता है, लेकिन रेफरी बैठी बैठी सो रही होती है। और अब मिंग टैन सोचता है कि मैं चुप क्यों रहूं, और बदले में मिंग टैन भी फेंग्यू पर पानी फेंक देता है और इस तरह दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक रेफरी की नींद खुल जाती है और इनको देखकर वो डांटती है कि तुम्हारी लड़ाई रोकने के लिए तो प्रिंसिपल ने तुमको पनिश किया था और तुम दोनों पनिशमेंट में भी लड़ रहे हो। फिर वो दोनों के पैर साथ में बांध देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कैसे लड़ते हो। अब दोनों ठीक से चल भी नहीं पाते और बार बार गिर रहे होते हैं। और तब मिंग टैन एक आइडिया देता है कि जब मैं 1 कहूँ तो तुम वाला पैर आगे रखना और 2 कहने पर हम दोनों ये वाला पैर आगे रखेंगे। फिर वे 1-2-1-2 कहकर उस पूल को क्लीन करने लगते हैं। अब पूल साफ करने के बाद दोनों बहुत थके होते हैं और वहीं बैठकर सो भी जाते हैं। लेकिन फेंग्यू झट से जाग जाती है और देखती है कि मिंग टैन बड़ी गहरी नींद में है। अब वो मिंग टैन की आंख, नाक और मुंह को एक पेंटिंग की तरह निहार रही होती है। फिर उसकी नजर मिंग टैन के गले पर पड़ती है, जहां उसका बड़ा एडम एप्पल नजर आता है। फेंग्यू उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसको टच करने में मिंग टैन के पास जाती है। इतने में मिंग टैन उठ जाता है और पूछता है, ये तुम क्या करने वाली थी? फेंग्यू कहती है कि वो तुम्हारे गले में कीड़े जैसा कुछ रेंग रहा था, मैंने उसको हटा दिया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी यार। और फिर वो पैर की डोरी खोलकर भाग जाती है। अब मिंग टैन सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे पास आई क्यों थी, कहीं मेरा गला दबाकर मुझको मारना तो नहीं चाहती थी। यहाँ ये सीन कट होता है और अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि सुनहाओ अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जाओमी आती है। सुनहाओ पूछता है कि तुम और यहाँ पर? जाओमी कहती है कि उस दिन मुकाबले में मेरे ग्लव्स लूज थे, इसलिए मैं हार गई थी, लेकिन आज मैं मुकाबला जीत कर ही रहूंगी, वरना मुझको नींद नहीं आएगी। ओह, तो क्या उस दिन के बाद तुम बिल्कुल सोई नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। वो सब छोड़ो, क्या तुम इस वक्त मुकाबले के लिए तैयार हो? ठीक है, ये कहकर सुनहाओ तैयार होने लगता है। अब जाओमी अपने ग्लव्स पहन लेती है कि अचानक उसका पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर खड़ी रहती है। लेकिन सुनहाओ उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में डर लगता है, इस वक्त फाइट के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं हार जाऊंगा, क्यों ना हम फिर कभी फाइट करें। ये सुनकर जाओमी बड़ी शॉक हो जाती है। लगता है वो पेट दर्द के बावजूद किसी तरह से आज फाइट करके सुनहाओ को हराने के मूड में थी। वो कहती है कि फाइट के लिए मेंटल प्रिपरेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी, तुम झूठ मत बोलो और मेरे साथ फाइट करो। और उसके लाख मनाने पर भी सुनहाओ फाइट के लिए राजी नहीं होता। तो जाओमी उदास होती है कि आज जीतने का मौका अच्छा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। उसे अब भी शक होता है कि सुनहाओ किसी वजह से झूठ बोल रहा है। और तब सुनहाओ भागकर आता है और अपना बैग उसको पकड़ाकर कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो दुकान से एक हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है। जाओमी के लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सुनहाओ कहता है कि इसको पी लो, तुम जरा बेहतर फील करोगी, और हाँ, ऐसे वक्त में तुमको ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। अब जाओमी चौंक जाती है कि मेरी प्रॉब्लम इसको कैसे पता चली, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार। ये सोचकर वो हॉट चॉकलेट पीने लगती है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं, जो मिंग टैन के ख्यालों में खोई भी है और बार बार उसके बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि यार ये मुझको क्या हो गया है, मैं उसे इस तरह से एडमायर क्यों कर रही थी, और न जाने मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई। अब उसके इन ख्यालों के बीच पीछे से एक आवाज आती है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। और फेंग्यू चौंक कर मुड़ती है तो वहां 2 लड़कियां कैजुअली बातें करती हुई जा रही होती है। अब फेंग्यू बड़ी कंफ्यूज होती है कि क्या मैं सचमुच उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर मिंग टैन को दिखाते हैं, जो अपने भाई बहन के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और तब बाहर जाते हुए एक लड़के को देखकर वो जरा चौंक जाता है और तेजी से अंदर जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वे बाहर जाने वाले होते हैं कि अचानक वही लड़का उसके सामने आता है। इसे हम, हाँ, अकड़ू नाम सही रहेगा इसके लिए, ये बहुत ही सूट करेगा। तो वो अकड़ू मिंग टैन से कहता है, क्यों बेटा, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुमने मुझे बाहर जाते हुए देखा था ना, मैंने भी तुमको देखा था।
और अब मिंग टैन दोनों बच्चों को अपने पास सेव कर लेता है। तो अकड़ू कहता है मैं तुमको बहुत ही मिस करता हूँ यार, याद है हाई स्कूल में सैंडबैग की जगह मैं तुमको पंच किया करता था और अपनी प्रैक्टिस करता था। मुझसे तुमने इतनी मार खाई है कि पूछो मत, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं हमेशा अपने पंचेस प्रैक्टिस तुम पर कर सकूं। मैंने तो सुना है तुम जैंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर एडमिशन कैसे मिला? कहीं तुम जादू से एथलीट तो नहीं बन गए? मैं तो ये सुनकर शॉक हो गया कि तुम वहाँ की चैंपियन फेंग्यू से मुकाबला करने वाले हो। अरे तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और इस तरह वो बात करके मिंग टैन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये अकड़ू हाई स्कूल में मिंग टैन को बुरी तरह से बुली करता था और अब ये सुनहाओ के कॉलेज में ही पढ़ता है। फिर वो अकड़ू कहता है कि पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं तुमको 2-3 पंचेस तो जरूर मारूंगा। और ये सुनकर मिंग टैन का भाई गुस्से में अकड़ू को मारने जाता है, लेकिन अकड़ू उस बच्चे की गर्दन पकड़कर कहता है कि छोटू, तुम्हारी जितनी हिम्मत भी तुम्हारे भाई के पास नहीं है। अब इस पर मिंग टैन अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करके अकड़ू से विनती करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। अकड़ू कहता है देख लो छोटू, तुम्हारा भाई तुमको छुड़ाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा रोना धोना सुनकर मुझको जरा बड़ा मजा आया। अब मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, तब जाकर मैं छोटू को छोड़ूंगा। अब मिंग टैन बेचारा बहुत ही परेशान होता है, लेकिन भाई को बचाने के लिए वो घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो यार। लेकिन अकड़ू उसको लात मारता है और उसके भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर मिंग टैन अपने भाई की गर्दन देखने आता है, पर उसका भाई गुस्से में कहता है कि मुझे मत छुओ, लेकिन मिंग टैन उसको कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में अकड़ू को दिखाते हैं, जो मन ही मन सोचता है कि अगर इस तरह अकड़ कर रहूंगा तभी लोग मुझसे डरेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बचपन में मुझे कई तगड़े लड़कों ने मारा था और अब मैं उनकी तरह सबको अपनी ताकत दिखाऊंगा, तभी सब मुझको दिलेर समझेंगे। तभी सुनहाओ और जियाओफेंग हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। सुनहाओ को देखकर अकड़ू सोचता है कि मैं भी इसी की तरह चैंपियन बनना चाहता हूँ। तभी तो कॉलेज के पहले दिन ही मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर ली थी। दोस्तों, लगता है बचपन में इसने कईयों से मार खाई थी और उसी का बदला लेने के लिए अब ये हर किसी को पीटना चाहता है और खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है। अब रात हो जाती है और मिंग टैन को दिखाते हैं। अकड़ू की हरकतों से वो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। अब सोने से पहले छोटू उससे पूछता है क्या ये सच है कि वो लड़का आपको हाई स्कूल में मारा करता था? आप उससे लड़े क्यों नहीं? देखो छोटू, लड़ने से कुछ नहीं होता, उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने फाइट नहीं की। आप झूठ बोल रहे हैं भैया, हमें तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने को कहते हैं और जब आपकी बारी आई तो आप उल्टा कह रहे हैं। तब मिंग टैन ऊंची आवाज में कहता है कि अगर मैंने फाइट की होती और मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोनों को कौन संभालता? क्या तुम्हें पता है कि माँ हमको इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि पापा फाइटर थे और किसी वजह से बहुत ही शराब पीने लगे थे? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आइंदा से ऐसे सवाल कभी मत पूछना, समझे? और फिर भाई की ऐसी डांट सुनकर छोटू रोता हुआ वहां से भाग जाता है। तब मिंग टैन को फेंग्यू की बात याद आती है कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? लेकिन क्या ये बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेगा, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अब अगले सीन में बायूनो बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग के लिए शानदार एंट्री करता है और आते ही वो अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तेल लगा लेता है और बॉडी बिल्डर की तरह अपने आर्म्स दिखाने लगता है। तभी अचानक वहाँ की सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। वो अपने किस्मत को कोसता है कि मैं भी मिंग टैन की तरह एक लड़का हूँ यार, फिर उसकी जितनी रिस्पेक्ट मुझको क्यों नहीं मिलती? और ये सब सुनकर मिया उसके पास आती है और हंसकर कहती है कि बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ की सारी लड़कियां टैलेंटेड है। यहाँ की लड़कियां खुद इतने बड़े बड़े आर्म्स लेकर घूम रही हैं, इसलिए आर्म्स दिखाकर तुम उनको कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मिंग टैन की बात तो कुछ और ही है, वो इस कॉलेज का पहला लड़का है। तो क्या मैं सेकंड हूँ? नहीं बेटा बायूनो, तुम सेकंड में नहीं हो, तुम्हारी एडमिशन लास्ट में हुई थी, इसलिए तुम हमेशा लास्ट ही रहोगे। ऊपर से मिंग टैन तो इतना इनोसेंट और अच्छा है कि यहाँ की सारी लड़कियां उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए वो हम सबको पसंद है। और सुनो, जाते जाते ये सारा तेल साफ करके जाना, समझे? तेल फ्री में नहीं मिलता कि जहाँ चाहे शरीर में लगा दिया, ये जगह बिल्कुल साफ करके जाना, समझे? और ये कहकर वो चली जाती है। बायूनो उसके पीछे जाने लगता है कि तभी तेल पर पैर रखता है और फिसल कर धड़ करके नीचे गिरता है। फिर एमएमए क्लब को दिखाते हैं, जो फेंग्यू का क्लब है। मिंग टैन भी वहाँ पर बैठा होता है, लगता है उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। तभी ट्रेनर बताते हैं कि एमएमए सबको सीखना चाहिए क्योंकि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। इस आर्ट में फेंग्यू एक एक्सपर्ट है और वो अब तुमको डेमो देगी। अब डेमो के लिए वो एक वॉलंटियर को बुलाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में बायूनो हाथ उठाता है और कहता है मैं फाइट करूंगा। अब वो फेंग्यू के पास आकर कहता है कि कॉलेज के पहले दिन मैं रेडी नहीं था, इसलिए तुम मुझको उठाकर पटक गई थी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसा कह रहा होता है कि फेंग्यू उसी वक्त उसे उठाकर धड़ से जमीन पर पटक देती है और दोबारा उसकी नाक कट जाती है। अब ट्रेनर किसी और को बुलाते हैं, लेकिन बायूनो कहता है कि सर, और किसी के बजाय मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। और ये ट्राई करने से तो रहा, ऊपर से लगातार फेंग्यू की मार खाता रहता है। फेंग्यू का डेमो देखकर मिंग टैन बड़ा ही आश्चर्य होता है और तालियां बजाने लगता है। अब मिया और जियाओमी बुक्स पढ़ रही होती है
दोनों रिसर्च कर रही होती हैं कि बातों बातों में किसी को कैसे कन्विंस करना है। वो दोनों मिंग टैन को बॉक्सिंग ट्रेनिंग और मैच के लिए कन्विंस करना चाहती है। इतने में मिंग टैन आता है और उसको देखकर मिया एकदम से उछलने लगती है, लेकिन ज़ाओमी उसको चुप कहकर कहती है कि अब उससे बात करना बेकार है, पहले बुक्स पढ़कर फिर उसको कन्विंस करेंगे। अब ये कहकर दोनों तेजी से भागने लगती है। मिंग टैन उनका पीछा करता है और आखिर उनको ब्लॉक कर लेता है। अब ये कहते हैं कि अरे वाह, तुम फाइट नहीं करते लेकिन बहुत तेज भाग लेते हो। और तब मिंग टैन उनको एक पेपर दिखाकर कहता है कि इसमें मेरी क्लासेस का टाइम है और उसके बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम लिखा हुआ है। इन दोनों के बाद जो भी टाइम बचेगा आप मुझे उस टाइम पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये सुनकर जो दोनों सीनियर्स बड़ी दंग रह जाती हैं कि तुम बोल क्या रहे हो। फिर मिंग टैन चला जाता है। अब इन दोनों में डिस्कशन होता है कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी, तब ये ऐसी फालतू बातें कर रहा है, लगता है नशे में बड़बड़ा रहा था। फिर दोनों उस पेपर को देखती हैं तो उसमें कोई फ्री टाइम ही नहीं होता। लगता है मिंग टैन राउंड द क्लॉक कोई ना कोई काम करता ही रहता है। और अब दोनों कंफ्यूज होते हैं कि इसे ट्रेनिंग किस टाइम पर देनी है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड में मिंग टैन ने अपना पूरा टाइम टेबल मिया और ज़ाओमी को पकड़ा दिया था। अब उसको देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें खाने के टाइम के अलावा और कोई फ्री टाइम होता ही नहीं। अब वो मिंग टैन को किस वक्त ट्रेन करेंगे इस बारे में वो काफी सोच रहे होते हैं। और तभी मिया टाइम टेबल को बड़ी बारीकी से रिसर्च करके देखती है और बड़ी मुश्किल से उसको एक फ्री टाइम मिल जाता है। और फिर वो खुशी से उछलती है कि इस टाइम में मैं उसको ट्रेन करूंगी। अब इस पर ज़ाओमी कहती है कि नहीं नहीं, उसको मैं ही ट्रेन करूंगी। और इस तरह ये दोनों झगड़ने लगती है। अब मिंग टैन आइसक्रीम शॉप में रैबिट के भेस में काम कर रहा होता है। तभी वो फेंग्यू को आते हुए देखता है और वो तुरंत चेक करता है कि शॉप में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है या नहीं, लेकिन वहां पर एक आइसक्रीम बची होती है। और वो काउंटर को मैनेज करती हुई लड़की से कहता है कि वो इकलौती स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम किसी और को ना दे और उसको फेंग्यू के लिए रिजर्व करके रखे। और वो बेचारी भी मान जाती है। फिर मिंग टैन बाहर जाकर नोटिस मारने लगता है। अब फेंग्यू आकर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है तो काउंटर पर खड़ी लड़की कहती है कि सिर्फ एक ही आइसक्रीम बची हुई है, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो ऐन वक्त पर आ गई, वरना तो मिलती नहीं आपको। बाहर जो रैबिट के भेस में नोटिस बांट रहा है उसी ने आपके लिए आइसक्रीम रिजर्व करके रखी थी। अब ये सुनकर फेंग्यू बड़ी हैरान होकर रैबिट को देखने लगती है और फिर उस आइसक्रीम को बहुत ही मजे लेकर खाती है। लेकिन वो अब भी नहीं जानती कि रैबिट सच में मिंग टैन ही है। लेकिन मिंग टैन फेंग्यू को छुप कर देखता रहता है और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सुनहाओ और ज़ाओमी के पापा एक बॉक्सिंग रिंग में खूब लड़ रहे होते हैं। ज़ाओमी के पापा एक्सपर्ट्स वाले मूवमेंट्स करके सुनहाओ को हरा देते हैं और सुनहाओ को विश्वास ही नहीं होता और पूछता है कि ये मूवमेंट्स आपको किसने सिखाए, इन मूवमेंट से तो आप बॉक्सर को आराम से हरा सकते हैं। अब ज़ाओमी के पापा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे और उन्होंने ही मुझे ये मूवमेंट सिखाए थे, लेकिन बदकिस्मती से अचानक वो चल बसे। अब इस दुनिया में इस मूवमेंट को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हम गैस कर सकते हैं कि ये शायद मिंग टैन के पापा की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है या नहीं इसका तो हमें बाद में पता चलेगा। अब सुनहाओ भी उस मूवमेंट को सीखना चाहता है और ज़ाओमी के पापा कहते हैं कि मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। तब ज़ाओमी वहां पर आ जाती है। अब सुनहाओ को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुनहाओ कहता है कि तुम्हारे कॉलेज के टूर्नामेंट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। अब वो अपने पापा को बड़े गुस्से से देखती है और बड़ा ही गुस्सा करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करके पैसे कमाऊं। अरे वो तो ठीक है पापा, लेकिन आप मेरे अपोनेंट को ही ट्रेन करेंगे क्या। अरे बेटा वो तुम्हारा अपोनेंट हो सकता है, मेरा तो नहीं। अब ज़ाओमी नाराज होकर चली जाती है। फिर ज़ाओमी के पापा कहते हैं कि तुम जल्दी से ज़ाओमी के साथ सुलह कर लो। अब अगले सीन में फेंग्यू कॉलेज में होती है और उसे एक मैसेज आता है, उसमें टूर्नामेंट का स्केड्यूल होता है। फेंग्यू का प्लान था कि मिंग टैन डायरेक्टली फाइनल में उससे मुकाबला करे, लेकिन इस स्केड्यूल के अनुसार मिंग टैन को कई क्वालिफाइंग मैच खेलने होंगे और तभी जाकर वो फाइनल्स में पहुंच पाएगा। और ये देखकर फेंग्यू बड़ी चौंक जाती है कि ये जीतेगा कैसे। अब ये शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर भी लगा होता है और सुनहाओ और अकड़ू उसको देख रहे होते हैं। अकड़ू कहता है कि गुरु हम दोनों ग्रुप ए में हैं, इसलिए हमारे मैचेस में आप मुझको धीरे से मारना, ओके। और फिर मिंग टैन का नाम देखकर वो कहता है कि ये लड़का एकदम बेकार है, बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं ये इस टूर्नामेंट में कैसे आ गया। अब सुनहाओ पूछता है कि क्या तुम मिंग टैन को जानते हो। और अकड़ू कहता है कि जानता हूँ, वो मेरे साथ ही हाई स्कूल में पढ़ता था, दरअसल वो मेरे साथ ही बैठता था और मेरा स्कूल बैग भी वही उठाता था। और तभी मिंग टैन वहां से गुजरता है और अकड़ू उसको बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। अब अकड़ू भागकर उसको रोकता है और कहता है कि कल की मार भूल गए क्या बच्चू, घुटनों पर बैठकर तुम कल गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो और आज इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो। और तभी कोई आकर उसकी उंगली मरोड़ता है। ओह ये तो फेंग्यू निकली। वो गुस्से में कहती है कि मिंग टैन पर हाथ रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ज़ेंगजी कॉलेज का रूल है कि हम अपनी पावर बाहर के लोगों पर यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो हमें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दिया जाता है।
और अगर ये रूल नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारी उंगली टूट जाती, समझे। अब उसकी धमकी को सुनकर सुनहाओ अकड़ू की तरफ से माफी मांगता है और मिंग टैन भी फेंग यू को शांत करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। वैसे मैं भी ग्रुप ए में हूँ और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसीलिए इसे मैच में मैं देख ही लूंगा। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है। अब सुनहाओ अपने कॉलेज में लौटता है और वो अकड़ू को बुलाकर वार्निंग देता है कि आइंदा किसी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं खुद ही तुमको मार डालूंगा। वहाँ मिंग टैन फ्री टाइम में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो काम के वक्त भी किसी भारी चीज को उठाकर फिजिकली स्ट्रांग बन रहा होता है। अब फेंग यू और फेंग जोहू कार में अपने दादाजी के फ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं। फेंग जोहू ड्राइवर को लंबा रूट लेने को कहता है। अब फेंग यू पूछती है तो वो कहता है कि दादाजी के फ्रेंड का बेटा तुम्हारी उम्र का है और मुझे तो लगता है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए कोई सेटिंग कर रखी है वहां पर। अब बताओ कि तुमको वहां पर जल्दी जाना है या देर से। अब फेंग यू को उसकी बात ठीक लगती है और दोनों मिलकर यहाँ जाओ वहां जाओ करके ड्राइवर को बड़ा ही कंफ्यूज कर देते हैं और एक ही एरिया में बेचारे को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर मिंग टैन जिस होटल में काम करता है उसका ओनर उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर नौकरी भी दी है। आज तुम एक बहुत ही बड़े वीआईपी को सर्व करने वाले हो, इसीलिए जरा ध्यान से करना। और ये कहकर ओनर चला जाता है। हालांकि इसी होटल में फेंग यू और फेंग जोयू उनके दादाजी के फ्रेंड से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों के आते ही उनके दादाजी पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, लेकिन उनके फ्रेंड इन दोनों के सपोर्ट में कहते हैं कि दोनों ट्रैफिक में फंस गए होंगे इसलिए लेट हो गई। और फिर वे बातें करने लगते हैं। उनके फ्रेंड अपने बेटे को बताते हैं कि ये फेंग यू है, याद है बचपन में तुम दोनों साथ खेलते थे। उनका बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में बैठा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि फेंग यू मुझको बहुत ही पसंद करती थी। अब फेंग यू का वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बचपन में उसने अपने क्रश को गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने बेचारे को पागल मॉन्स्टर कहकर सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। और वो क्रश कोई और नहीं, यही लड़का है, इसका नाम शिवी है। उसकी बचपन की हरकतें याद करके फेंग यू को शिवी से बहुत ही चिढ़न होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। और फेंग यू समझ जाती है कि उसके दादाजी और उनके फ्रेंड इन दोनों का रिश्ता पक्का करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो हवा खाने के बहाने बाहर जाने लगती है। और तब वहां पर मिंग टैन को देखकर उसे पता लगता है कि वो इसी होटल में काम करता है, लेकिन वो ऐसे बाहर चली जाती है जैसे वो मिंग टैन को जानती नहीं। फिर मिंग टैन कोई चीज लेने बाहर जाता है तो फेंग यू सीढ़ियों पर बैठी कुछ सोच रही होती है। मिंग टैन उसको देखकर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन तभी शेबी भी बाहर आ जाता है। अब वो फेंग यू से पूछता है कि क्या सच में तुम मुझको भूल गई? बचपन में हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, उसमें हमारे स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, क्या तुम भी आओगी? अब फेंग यू कहती है कि एक बार तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुमको गिफ्ट दिया था, लेकिन बदले में तुमने मुझको पागल मॉन्स्टर कहकर मेरी इंसल्ट की थी। और अब शेबी रियलाइज करता है कि फेंग यू को सब कुछ याद है। वो कहता है कि मुझे भी तुम पर क्रश था, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए मैंने उस दिन तुमको ऐसा कह दिया। और आगे कहता है कि उसको बचपन की नादानी समझकर मुझको प्लीज माफ कर दो। और इस तरह वो फेंग यू को बहुत ही मनाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पाती और अंदर चली जाती है। अब ये सब सुनकर मिंग टैन बहुत ही गिल्टी फील करता है, क्योंकि फेंग यू का एटीट्यूड देखकर एक बार उसने भी उसको पागल कहा था। वो रियलाइज करता है कि उस शब्द से फेंग यू को कितना हर्ट हुआ होगा। और तभी शेबी को एक कॉल आता है और वो कहता है कि वो अब भी वैसी है, बिल्कुल पागल। मुझे उससे शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे पापा अपने बिजनेस के लिए ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। और मिंग टैन यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेता है। अब अगले शॉट में सब अंदर खाना खा रहे होते हैं। शेबी फेंग यू की बहुत ही खातिरदारी करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग जोयू कहता है कि ये डिशेस फेंग यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस तरह वो अपनी दीदी को बचा लेता है। फिर शेबी कहता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम जरूर आना, वरना तुम्हारे दादाजी मुझको गलत समझेंगे। और इस तरह वो सेंटिमेंटली फेंग यू को लॉक करने की कोशिश करता है। अब इसी बीच मिंग टैन वाइन को ग्लास में डालते हुए गलती से शेबी के ऊपर डाल देता है और वो चिल्लाने लगता है कि क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे मैनेजर को अभी बुलाओ, मैं कंप्लेंट करूंगा। अब मैनेजर आकर मिंग टैन को डांट कर भेज देता है और इन लोगों से माफी मांगता है। और अब मौका पाकर फेंग यू भी वहां से बच निकलती है। अब बाहर आकर वो मिंग टैन से पूछती है कि क्या तुमने वो सब मेरे लिए किया था? मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई। तो मिंग टैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने गलती से उस लड़के पर वाइन गिरा दी थी। तभी वो कहती है कि सुन बेटा मिंग टैन, मैं एक एमएमए बॉक्सर हूँ और तुम्हारे हर मूवमेंट का क्या मतलब है ये मैं खूब जानती हूँ, तो अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तब मिंग टैन अपना दिल खोलकर कहता है कि मैंने अभी तुमको समझा है। एक बार मैंने भी तुमको पागल कहकर तुम्हारा दिल दुखाया था और मुझे नहीं पता था कि इस शब्द की वजह से तुम बचपन से लेकर आज तक किसी से ठीक से बात नहीं करती और अंदर ही अंदर घुटती हो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब फेंग यू जरा स्माइल करके कहती है कि ठीक है माफ किया, लेकिन तुम्हारी नौकरी तो चली गई, उसका क्या करेंगे? तुम कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे भाई बहन के काम जरूर आएंगे। मिंग टैन कहता है कि पैसे उनके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसे ही जरूरी हैं?
तुम उनकी फिक्र मत करो, इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। और ये कहकर मिंग टैन जाने लगता है। एक मिनट रुको यार, पैसे तो तुम नहीं लोगे, लेकिन आज मुझे बचाने के लिए मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। अब मिंग टैन इनकार नहीं कर पाता और फेंग यू को बयूनो की नूडल्स शॉप में लेके जाता है। और शॉप को देखकर फेंग यू कहती है कि क्या तुमको ट्रीट के लिए इससे अच्छा होटल नहीं मिला था? मिंग टैन कहता है कि होटल छोटा है, लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही अलग है और तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। इतना ही नहीं, ये नूडल शॉप बयूनो का है। फिर वो फेंग यू को बयूनो की माँ से मिलवाता है। फिर गर्मा गर्म नूडल्स भी आ जाते हैं और मिंग टैन खाने लगता है। अब फेंग यू कंफ्यूज होती है कि वो खाए या ना खाए। इतना सोचे मत, टेस्ट करके तो देखो, फिर तुम और मांगोगी। अब फेंग यू खाने लगती है तो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है और तब उसके बाल नूडल्स पर गिर रहे होते हैं और मिंग टैन उन्हें धीरे से हटाता है। और तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। फिर अचानक फेंग यू उसको थैंक्स कहती है और मिंग टैन स्माइल करता है। अब एन वक्त पर बयूनो आता है और फेंग यू को देखते ही बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। आप मेरी शॉप में आई, ओह ये तो मेरा लक है। ये कहकर वो अपनी बकबक शुरू करने लगता है। फिर वो इशारा करके मिंग टैन से पूछता है कि तुम दोनों बाहर भी साथ घूमते हो क्या चक्कर है तुम दोनों का? अबे चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फेंग यू जरा स्माइल करती है और फिर उसको एक कॉल आता है और कॉल अटेंड करके वो कहती है मुझे जाना होगा और वो बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद बयूनो फिर से पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अरे नहीं यार, कितनी बार बताऊं? अच्छा तो तुम भी सुन लो, वो मेरी क्रश है, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे? अब मिंग टैन भी ओके कह देता है। फिर घर आकर भी फेंग यू के सामने नूडल शॉप का वही सीन चल रहा होता है जब मिंग टैन ने उसके बाल हटाए थे, लेकिन यहाँ कप भर जाता है और वो पानी डालती रहती है। अब ये देखकर फेंग जोई पूछता है कि तुम कौन से ड्रीम वर्ल्ड में हो दीदी? होटल से तुम बिना खाए चली आई, क्या तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? नहीं फेंग जोयो, मैंने डिनर कर लिया है। मिंग टैन मुझको बाहर लेके गया था। और अब फेंग जोयो ठहरा एक जीनियस, वो माइंड में पूरी कैलकुलेशन करके एकदम ठीक बता देता है कि उस दिन ऑफिस में जो फूड डिलीवरी वाला लड़का आया था वही है ना तुम्हारा मिंग टैन। तुमने कहा था कि वो कॉलेज में तुम्हारा जूनियर है। मैं समझ गया। तो उसने जानबूझकर इस छवि पर वाइन गिराया था। और ये सुनकर फेंग यू को शर्म आ जाती है और वो कहती है कि तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कार्ड्स खेलने नहीं बुलाऊंगी और फिर तुम मेरी मार खाते रहोगे, समझे? नहीं बाबा, स्मार्ट नहीं बनूंगा, लेकिन अगली बार तुम दोनों बाहर जाओ तो मुझे भी साथ में जाना। मैंने उस दिन उसे बहुत ही बुरा भला कह दिया था, इसीलिए मुझको जीजा जी से मिलना है और उनको सॉरी भी कहना है। अब यहाँ मिंग टैन का वही हाल होता है। वो फेंग यू के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा होता है और उसकी दी हुई साइकिल को निहार रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वाह क्या एंडिंग थी! क्या मिंग टैन क्वालिफायर मैचेस में जीतकर फाइनल्स में पहुंच पाएगा और कहानी में आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए देखते रहिए स्वीट कॉम्बैट की आने वाली वीडियोस। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको इतनी पसंद क्यों आ रही है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।